वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम चर्चा खास में। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। देश में राष्ट्रपति के लिए 18 जुलाई को चुनाव हो रहा है और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति के पद के लिए नामों को लेकर कौतूहल है। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति पद के लिए भी सत्ता और विपक्ष में आम सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। लेकिन राष्ट्रपति के लिए एनडीए के दांव में जो विपक्ष था वो बढ़ चुका है। उससे उपराष्ट्रपति पद को लेकर भी सियासी हलकों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सत्ता किस नाम को सामने लाए और विपक्ष का क्या जवाब हो सकता है, तो इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर आज की हमारी चर्चा भी रहेगी। क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव तो होना है, लेकिन मुख्य ये भी है क्योंकि उपराष्ट्रपति पद के लिए भी चुनाव होने हैं। अब ऐसे में नामांकन के लिए अब दिन कुछ ही रह गए हैं। हालांकि एनडीए और विपक्ष दोनों ने किसी नाम को लेकर खामोशी बरती है। वैसे आपको बताएं कि इसी पर आज की हमारी चर्चा रहेगी कि आखिरकार क्या कुछ विचार करके, क्या कुछ समीकरण बैठाकर जो सत्ता पक्ष है और जो विपक्ष है वो अपनी अपनी तरफ से नामों को उम्मीदवारी के तौर पर सामने रखेंगे। तो राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ये भी बताएं कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो भी कई मायनों में खास और महत्वपूर्ण है। हमारे साथ तीन हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, केसी जैन जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, दिलीप यशवर्धन जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले तो आप तीनों का हमारे इस खास कार्यक्रम माफ कीजिएगा, चर्चा खास में बहुत स्वागत है और अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया है। लेकिन चूंकि अब जल्द ही राष्ट्रपति के लिए भी चुनाव होना है और ऐसे में द्रौपदी मुर्मू को जिस तरीके से एनडीए की तरफ से उम्मीदवार के तौर पर चुना गया है, लेकिन अब उपराष्ट्रपति के लिए भी जो कशमकश है वो जारी है। गुरमीत सिंह जी, क्या आपका अनुभव कह रहा है कि क्या अब वो नाम सामने आने चाहिए और क्या कुछ सोचकर अब उन नामों को सामने रखा जाएगा? पहली बात तो केवल 3 दिन ही रह गए हैं नामांकन में, तो 19 तारीख आपको मालूम है आखिरी तिथि है। तो अब आज भी ये संभावना व्यक्त की जा रही थी कि आज नाम आ सकता है एनडीए की तरफ से। तो हो सकता है कि जब हम लोग बात कर रहे हो इस दौरान कोई नाम फाइनल हो गया सामने आ जाए, तो वो पर्दा तो उठना ही है। जहाँ तक आपने कहा कि किन बातों का, देखिए जो चर्चा लगातार चली हुई है वो तो ये चली हुई है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी किसी माइनॉरिटी वर्ग से किसी उम्मीदवार को ला सकती है। खास तौर पे मुख्तार अब्बास नकवी, क्योंकि इकलौते मंत्री थे और उनका राज्यसभा की टिकट उनको नहीं दी गई, जिसकी वजह से आप जानती हैं उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। तो उनका नाम चल रहा है और उनके साथ साथ आरिफ मोहम्मद खान जो केरल के राज्यपाल हैं, नज़मा अब्दुल्ला जो पहले थी राज्यसभा में रह चुकी हैं और सभापति भी रही हैं, और एक कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम भी था। तो ये 4 लोग तो हैं जिनके नाम सामने आए हैं। और रिसेंटली अब जगदीप धनखड़ जो हैं वो माइनॉरिटी से तो नहीं आते, पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी से लोहा ले रहे हैं, तो उनका नाम भी चला। लेकिन जो पहले का अनुभव है, जरूरी नहीं है, जो है एक्सेप्शन भी होते हैं, लेकिन जो पहले का अनुभव है वो यही है कि नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा नाम सामने लाते हैं जिसके बारे में चर्चा नहीं हो रही होती। अगर तो ऐसा हुआ तो फिर नेचुरली कोई और नया नाम आएगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि उसे माइनॉरिटी में से ही किसी को आगे लाना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया था पहले भी आपको कि महिला और आदिवासी, पहली बार एक आदिवासी राष्ट्रपति पद तक पहुंचेगी, तो उसमें जो वर्ग होते हैं दलित, महिला, आदिवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक, ये कुछ वर्ग माने जाते हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनको अधिक प्रोत्साहन या समर्थन मिलना चाहिए या उनको अधिक राजनीतिक स्पेस में जगह मिलनी चाहिए। तो उसके मद्देनजर ये बात चल रही है। और उसमें जैसे मैंने कहा कि क्योंकि अब कोई मंत्री भी नहीं है, मुख्तार अब्बास नकवी आप जानती हैं कैबिनेट मंत्री थे और लंबे समय से बीजेपी से जुड़े रहे, और लेकिन जब तक नाम अनाउंस ना हो जाए तब तक सारी चीज़ें कयास ही हो सकते हैं, क्योंकि इनके बारे में निश्चित तौर पर कोई अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। और क्योंकि राज्यसभा के सभापति भी होते हैं उपराष्ट्रपति, तो वो भी उनकी एक भूमिका होती है। हालांकि अब तो राज्यसभा में कोई ऐसी चुनौती नहीं है एनडीए को, लेकिन जिस समय वेंकैया नायडू जी को बनाया था उस समय चुनौती थी। और वेंकैया नायडू जी एक एक्टिव पॉलिटिशियन थे, मंत्री थे, उनको भी अचानक आगे किया था। शायद वो कुछ चाहते भी नहीं होंगे, क्योंकि सक्रिय राजनीति से हटना पड़ता है थोड़ा सा। तो इस करके इस बार
कौन सा नाम आएगा, क्या इन्हीं में से कोई आएगा, या अगर माइनॉरिटी में से लाना है तो कोई और नाम भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें जैसे मैंने कहा कि हम सिर्फ अटकलें ही लगा सकते हैं। ठीक। दिलीप यशवर्धन जी, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं आप और बखूबी इन चीज़ों को समझते होंगे और परखते भी होंगे। राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के तौर पर जब द्रौपदी मुर्मू का नाम एनडीए की तरफ से सामने आया था तो काफ़ी मंथन किया गया था और एक ऐसा नाम लाने की कोशिश की पिछड़े वर्ग से हो और आदिवासी समुदाय से हो, लेकिन संदेश ये देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी कि हर एक वर्ग के लोग संवैधानिक उच्च पद पर बने रहें और यही वजह रही कि द्रौपदी मुर्मू का नाम उम्मीदवारी के तौर पर सामने रखा गया। अब क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में भी उम्मीदवारी को लेकर इसी तरह के मंथन और इसी तरह के जो चिंतन है वो किए जाएंगे? मनीषा जी, सबसे पहले तो राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कोई एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। विश्लेषक जरूर हो सकता है, तो मैं राजनीति का विश्लेषण कर सकता हूँ लेकिन एक्सपर्ट नहीं हो सकता हूँ और ये नहीं कह सकता हूँ कि यही होगा। हाँ। क्योंकि राजनीति में कब क्या हो जाएगा ये खुद राजनीति करने वाले भी नहीं जानते हैं, क्योंकि राजनीति कई बार समीकरणों पर डिपेंड करती है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से समीकरण की राजनीति करती है, वो समीकरण क्षेत्रीय भी साधने की कोशिश करती है, जातीय भी साधने की कोशिश करती है और हर तरीके से साधने की कोशिश करती है। और अभी जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव होने हैं उसका निशाना 2024 के चुनाव तक लगाया जाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है और करती भी है, हमेशा करती है। और इस बात को अगर मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो मेरा अपना ये आकलन है कि इस बार माइनॉरिटी कम्युनिटी से तो बनेगा ही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमान कैटेगरी से ही कोई ना कोई उपराष्ट्रपति आएगा। हाँ। अब उसमें चाहे मुख्तार अब्बास नकवी का नाम आ जाए, चाहे आरिफ मोहम्मद खान साहब का नाम आ जाए या किसी और का नाम आ जाए। कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम है ज़रूर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मुसलमान कम्युनिटी है, क्योंकि हमारे देश में इस समय सोशल डिस्टर्बेंस या जो कम्युनल डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, उस डिस्टर्बेंस को स्टेबलाइज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये एक निशाना हो सकता है कि वो किसी मुसलमान कैंडिडेट को उपराष्ट्रपति दे दे। मुख्तार अब्बास नकवी उनके बहुत पुराने कैंडिडेट हैं, मंत्री भी रहे हैं, अच्छा कैंडिडेचर भी है उनका, काफ़ी फेमस भी हैं, वेल नोन पर्सनालिटी हैं। आरिफ मोहम्मद खान साहब भी केरला के इस समय गवर्नर हैं और अनडिस्प्यूटेड पर्सनालिटी हैं। तो ये दोनों नाम ऐसे चर्चा में हैं जो डिजर्विंग कैंडिडेट भी हैं और जिनको बना देने से कहीं कोई ऐसा आपस में मतभेद भी नहीं होगा और जो समीकरण भारतीय जनता पार्टी साधना चाहती है, कम्युनल से लेकर के सारी समीकरण, वो बहुत आसानी से सदते नजर आएंगे और 2024 के लिए उनका बहुत सारा रास्ता भी आसान हो जाएगा। स्पेशली जो सिया कम्युनिटी है, वो सिया कम्युनिटी भाजपा ओरिएंटेड रहती है और अगर ये कार्ड भाजपा ने खेला तो 2024 में सिया कम्युनिटी के वोट तो उनके लिए पक्के हो ही जाएंगे। हो सकता है सुन्नी समुदाय के वोट भी उनके खाते में चले। यानी दिलीप जी, ना केवल उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवारी की ये जो चर्चा है वो है, बल्कि माना जाए कि 2024 को भी साधने की कोशिश बीजेपी की रहेगी और 2024 को ध्यान में रखते हुए ही अब जो नाम है वो सामने आएंगे। अनडाउटली भाजपा देखिए आज जो चुनाव लड़ती है वो सिर्फ आज का चुनाव नहीं लड़ती है, वो आज के चुनाव को अगले चुनाव से जोड़ करके लड़ती है, जो भी समीकरण वो स्थापित करती है। और ये अच्छी चीज है। भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटेजी या जो मॉडस ऑपरेंडी होती है वो बाकी राजनीतिक पार्टियों को सीखने की भी जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए लगातार दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है क्योंकि सुनियोजित तरीके से काम करती है। वो आज का काम और कल के रिजल्ट पर निर्भर होने वाली स्ट्रेटेजी लेकर के चलती है। और 2024 के चुनाव हो सकता है बाकी पार्टियों के लिए बहुत दूर हो, 1 साल का 1.5 साल का समय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो भी तैयारियां आज चल रही हैं, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो किसी भी प्रदेश में, चाहे वो बाईपोल्स हो और चाहे वो राष्ट्रपति के चुनाव हो, उन सारे चुनाव में वो 2024 का निशाना साधने की कोशिश कर रही हैं। ठीक। हमारे साथ केसी जैन जी भी लगातार इस चर्चा में बने हुए हैं। केसी जैन जी, देखिए आज एक मीटिंग भी हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल रहे और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़े ताकि एक फाइनल टच देने की कोशिश द्रौपदी मुर्मू के नाम को लेकर, ताकि किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन गैप ना रहे या फिर किसी तरह की कोई जानकारी का अभाव ना रहे। और इसी को कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए आज की जो बैठक थी उस पर सबकी नज़रें थी। अच्छा, बैठक में केवल क्या सिर्फ द्रौपदी मुर्मू को लेकर बातचीत हुई, क्या उन्हीं को लेकर मंथन हुआ या फिर उपराष्ट्रपति को लेकर भी, क्योंकि कई तरह के नाम सामने आ रहे हैं। आपने हमारे दोनों गेस्टों को सुना, माइनॉरिटी को लेकर अगर हम बात करें तो माइनॉरिटी को साधने की कोशिश किसी माइनॉरिटी के नाम को लेकर ही की जाएगी। क्या समझ में आ रहा है कि क्या पार्टी करेगी और किन नामों को आगे रखेगी? देखिए मनीषा जी, जो लोग विशेषज्ञ हैं और
अपना अपना विश्लेषण रखा है, लेकिन जब तक किसी नाम की घोषणा नहीं हो जाती है तब तक कहना मुश्किल है। तमाम सारे मीडिया चैनलों में राष्ट्रपति पद के लिए भी कई सारे नाम आए और ये भी हो रहा था कि अल्पसंख्यक वर्ग से राष्ट्रपति हो सकता है, लेकिन चूंकि जो है राष्ट्रपति महोदय का नाम नहीं आया तो उपराष्ट्रपति के लिए हो सकता है, जाहिर सी बात है। दूसरी बात ये है कि देखिए 5 तारीख को जो है वेंकैया नायडू जी ने शपथ ग्रहण किया था और वो अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं और 6 तारीख तक जिस प्रकार से नए नाम की घोषणा होनी है, शपथ ग्रहण होना है उपराष्ट्रपति महोदय का, तो ऐसे में जबकि 19 तारीख लास्ट डेट नामांकन की है, तो ऐसे में इस पे भी बिल्कुल चर्चा हुई होगी संसदीय बोर्ड में और माननीय प्रधानमंत्री जी का और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का एक साथ बैठना, जेपी नड्डा जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का, तो पार्टी बिल्कुल जो पूरा एनडीए है, एनडीए गठबंधन पे भी पूरा चर्चा हो रही कि जो लोग समर्थन कर रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी का, उसके बजाय अतिरिक्त लोग कौन कौन है जो समर्थन कर रहे हैं हमारे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का। आप देखिए जब उत्तर प्रदेश में जो है भोज रखा गया और उसमें जो विपक्षी दल के लोग थे वो भी उस भोज में पहुंचे और खास करके राजभर जी ने और शिवपाल जी ने पहुंच करके लोगों को चौंका दिया जब वो द्रौपदी मुर्मू जी के सम्मान में भोज रखा गया और उसमें लोग पहुंचे। बाद में ये भी घोषणा की, ये भी बातें आई, अब तो स्पष्ट भी कर दिया है राजभर जी ने कि हम विपक्ष के में रहेंगे और दूसरी पार्टी के साथ रहेंगे, गठबंधन में रहेंगे, लेकिन हमारा जो वोट है, हमारे जो विधायक है, 4 विधायक जो हमारे हैं, जबकि एक विधायक का जो वोट का जो एवरेज वोट है वो 208 वोट के बराबर है, तो ऐसे में उनके चारों विधायक और शिवपाल जी का स्वयं का वोट, तो कुल मिलाकर के और कई सारे जो सांसद हैं, अतिरिक्त सांसद हैं, वो भी उत्तर प्रदेश से ही आप देख लीजिए कि राजा भैया ने भी सपोर्ट किया है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो, जैसा कि आदरणीय यशवर्धन जी ने जो बात कही कि गणित भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल अलग रहती है, तो जब विपक्ष को हमने अपने पक्ष में कर लिया वोट के लिए जो है जो राष्ट्रपति महोदय के चुनाव के लिए, और आपको यदा कदा ये स्थिति लगभग हर प्रदेश में देखने को मिलेगी, क्योंकि हमने एक ऐसा प्रत्याशी दिया है कि राष्ट्रपति महोदय पद के लिए जिसको लगभग हर कोई समर्थन कर रहा है, लेकिन विपक्ष को विपक्ष की भूमिका निभानी है तो कोई ना कोई उम्मीदवार दे करके उनको चुनाव लड़ना है, वो अलग बात है। और अगर कोई समर्थन ना भी करे तो हमारे पास पर्याप्त संख्या बल हमारे पास राष्ट्रपति पद के लिए भी है, उपराष्ट्रपति पद के लिए भी है। लेकिन केसी जैन जी देखिए, राष्ट्रपति के लिए जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आया, इससे निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश बीजेपी ने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की बात वो करते हैं कि हर वर्ग के लोगों को हर संवैधानिक पद पर पार्टी रखती है, एक ये बड़ा संदेश, पॉजिटिव संदेश भी दिया। अब एक ये बड़ी चुनौती भी है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भी किसी इसी तरह के नाम को फाइनलाइज किया जाए जो इसी तरह का संदेश देता हो। देखिए बिल्कुल एक योग्य व्यक्ति को चुना जाएगा। आप देखिए वेंकैया नायडू जी ने जिस प्रकार से अपना कार्यकाल पूरा किया है और कुछ समय और है वो अपना कार्यकाल बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। उन्होंने सदन की भी पूरी गरिमा का ध्यान रखा और अपनी जिम्मेदारी को निभाया। तो ऐसे में जो दूसरा उपराष्ट्रपति होगा और खास करके एनडीए की तरफ से जो प्रत्याशी बनाया जाएगा, बहुत सोच समझ करके सारी चीजों को ध्यान में रख करके बनाया जाएगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बात सिर्फ प्रत्याशी तक की नहीं है, बात ये है कि आप देखिए कि विपक्ष भी हमारे साथ पे आ रहा है और कई प्रदेशों में जहां जहां पे वो वोट मांगने के लिए द्रौपदी मुर्मू जी गई हैं, उनको पूरा समर्थन मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास पर्याप्त वोट है, पर्याप्त संख्या बल है, लेकिन उसके बाद में भी हम सबका सम्मान कर रहे हैं और सबसे सहयोग ले रहे हैं। सबसे सहयोग लेने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे में विपक्ष भी हमारे साथ आ रहा है और आप देखिएगा अन्य कई प्रदेशों के भी जो गठबंधन दल है, जो विपक्ष में वहाँ की किसी पार्टी के साथ पे हैं, वो भी आपको दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो एनडीए की उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके समर्थन में दिखाई देंगे। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के लिए, तो देखिए जब तक नाम की घोषणा नहीं हो जाती तब तक हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन हमारे जो दोनों विश्लेषक महोदय ने, चाहे यशवर्धन जी हो चाहे हमारे दूसरे साथी, उन्होंने जो विश्लेषण किया उसको इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि काफी कुछ खबरें मीडिया में भी आ रही हैं और पार्टी कार्यालय से भी कुछ चीजें आती हैं। साथ ही साथ चूंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं
तो इन लोगों के पास अपनी जानकारियां भी होती हैं, तमाम सारे पत्रकारों के माध्यम से भी जानकारियां मिलती है। तो जो जानकारी छन करके बाहर आ रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक। लेकिन जब तक कि एनडीए अपना उम्मीदवार घोषित ना कर दे, तब तक तो नहीं कहा जा सकता है कौन उम्मीदवार है। लेकिन जो भी उम्मीदवार होगा, उसको हम लोग जिता करके जो है बिल्कुल उस पद तक जरूर भेजेंगे जिसके लिए हम ठीक, उनको अब ये मैदान में एक उतारें। बड़ा चैलेंज भी है केसी जैन जी, एक ये बड़ा चैलेंज भी है। ठीक है, डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू को आगे रखा गया और ज़्यादातर जो विपक्षी दल थे उन्होंने अपना समर्थन भी दिया। निश्चित तौर पर एक बड़ा नाम है और सभी, अगर हम विपक्षी दलों के समर्थन की बात करें तो ज़्यादातर समर्थन एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को मिल रहा है, अगर हम कंपैरेटिवली बात करें यशवंत सिन्हा के मुकाबले। ठीक है, लेकिन अब उपराष्ट्रपति पद के लिए भी एक ऐसा नाम चुने जाने की ज़रूरत एनडीए के समक्ष में है, क्योंकि अब ताकि विपक्षी दलों को आपत्ति ना हो और विपक्षी दल अब उसका भी समर्थन करें, एक बड़ी चुनौती के तौर पर भी इसे देखा जाए कि अब द्रौपदी मुर्मू के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए भी एक ऐसे ही नाम की चुनाव किया जाए जिससे समर्थक मिले, विपक्षी दल भी समर्थन दे। देखिए, चुनौती उस तरीके से तो नहीं है, जैसे उन्होंने कहा कि वो संख्या बल बहुत है भारतीय जनता पार्टी के पास। हाँ। अधिकांश राज्यों में उनकी सरकार है, लोकसभा में बहुमत बहुत प्रचंड है, राज्यसभा में भी अब जो उनका बहुमत हो चुका है, तो इसलिए वो नहीं। लेकिन हाँ, अब जैसे मान लीजिए अगर वो किसी मुस्लिम चेहरे को आगे करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी एक बार उस पर दबाव में आ सकती है, क्योंकि वो अपने आप को मुस्लिम, प्रो मुस्लिम बताती है। तो जाहिर सी बात है कि उन पे ये बात हो सकती है कि भाई अगर एक मुस्लिम उम्मीदवार आ रहा है उपराष्ट्रपति के लिए, हालांकि पहले भी भारत में उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, आप जानती हैं 10 वर्ष तक हामिद अंसारी जी रहे, और राष्ट्रपति भी मुस्लिम रह चुके हैं। तो उस तरह की बात नहीं, लेकिन हाँ जरूर उनको ये रहेगा। और ये जैसे मैंने बताया कि 2024 में चुनाव है, उससे पहले विपक्ष को भी जो एक तरह से कहीं ना कहीं दरार पड़ने का एक लाभ होता है, एक मैसेज जाता है। और अगर मान लीजिए जब वोट काउंटिंग होती है तो जीत को लेकर तो कोई डाउट है ही नहीं, लेकिन जो अगर उसमें जो एक्सपेक्टेड नंबर है एनडीए का, अगर उससे ज्यादा वो ले जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर विपक्ष और कमजोर पड़ता है, उसका मनोबल भी कमजोर होता है। और बड़ा नाम तो अगर कहेंगी तो द्रौपदी मुर्मू से यशवंत सिन्हा का नाम ज्यादा बड़ा था, अगर हम वैसे कहें प्रोफाइल के हिसाब से, क्योंकि वो विदेश मंत्री रह चुके भारत सरकार में और वित्त मंत्री भी रह चुके भारत सरकार में। बिल्कुल। तो इसलिए, लेकिन उससे होता नहीं है वो तो, जिसको अब रामनाथ कोविंद जब आगे आए थे तब वो भी कोई बहुत बड़ा नाम उनको नहीं माना जा सकता था उस समय, हालांकि वो राज्यपाल रह चुके थे वो भी, और जैसे द्रौपदी जी भी रह चुकी हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये शैली उनकी है और उसमें वो ऐसे नामों को आगे करते हैं जो अप्रत्याशित होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जानती है एक समय में उनके नाम चला करते थे, वो घर बैठे हुए हैं, सब मार्गदर्शक बना दिए। तो इसलिए उनकी एक अपनी राजनीति की स्टाइल है। और दूसरी बात ये है कि जब अच्छे दिन चल रहे होते हैं और जब एक मजबूती चल रही होती है तो सारे जो पासे होते हैं वो कई बार सीधे बैठते हैं, तो ये भी होता है। ऐसा नहीं है, पीछे जब यूपीए सरकार थी वो भी 10 साल चली थी, तो 2 बार वो लोग भी चुनाव जीते थे। तो जाहिर सी बात है कि अब मोदी जी तीसरा चुनाव जो 2024 में आएगा उसको वो जीतना चाहेंगे, और उसके लिए वो जो भी फैसले करते हैं उनकी निगाह उस पर रहती है। और विपक्ष कमजोर भी बहुत है, क्योंकि आप जानती है विपक्ष के बहुत से नेता छोड़ के ही जा चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया आप जानती है कैबिनेट में है, कपिल सिब्बल अब दूसरी पार्टी से चले गए, तो बहुत सारी ऐसे नाम हैं। तो गुलाम नबी आज़ाद आपको पता है एक समय तो बहुत नजदीकी हो रहे थे, अभी उनका नाम वैसे आगे नहीं आ रहा है, लेकिन मुस्लिम चेहरे के तौर पे तो वो एक चॉइस। दिलीप जी, देखिए अब एनडीए की अगर हम बात करें तो ठीक है, एनडीए को ज़्यादातर समर्थन है और एनडीए के पास सीट भी उतनी है और लोग भी उतने हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, यूपीए की तरफ बहुत बड़ी चुनौती है, चैलेंज एक बहुत बड़ा, क्योंकि यशवंत सिन्हा जिस तरह की प्रोफाइल की बात हम कर रहे हैं अभी, तो प्रोफाइल तो यशवंत सिन्हा की बड़ी थी, लेकिन द्रौपदी मुर्मू को ज़्यादातर विपक्षी दलों का भी समर्थन मिला। अब ऐसे में विपक्ष के सामने एक और बड़ी चुनौती, एक बड़ा चैलेंज है कि अब आखिरकार विपक्ष की तरफ से, यूपीए की तरफ से कौन से नाम को सामने रखा जाए जिससे कि उनको समर्थन मिले। मनीषा जी, प्रजातंत्र की यही अच्छाई है और यही बुराई है कि यहाँ प्रोफाइल से कोई मतलब नहीं होता। बहुत सारे हाई प्रोफाइल वाले लोग कभी भी संवैधानिक पद पर नहीं पहुँच पाते, जबकि वो डिजर्विंग होते हैं, और बहुत से ऐसे लोग जो कहीं से भी डिजर्विंग नहीं होते हैं लेकिन वो बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठ जाते हैं।
और यहाँ पर जो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के फाइट चल रही है वो इनफैक्ट फाइट नहीं है। आप प्रोफाइल वाइज अगर कहेंगे तो हाँ, द्रौपदी मुर्मू जी में और यशवंत सिन्हा जी में फाइट हो सकती है, लेकिन यहाँ पर अगेन प्रोफाइल का कोई रोल नहीं है, वोट काउंट्स होते हैं। और वोट काउंट का मतलब कि जिसकी लोकसभा में और राज्यसभा में सीटें ज़्यादा होंगी और यही लोग वोटर्स होते हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वही वोटर्स होते हैं। तो जिस पार्टी के जितने ज़्यादा चुने हुए वोटर प्रतिनिधि होंगे उसका पलड़ा हमेशा भारी होगा। और ये बिल्कुल प्रत्यक्षदर्शी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय हर जगह चुने हुए प्रतिनिधि की बहुतायता है। और यही जहाँ नहीं थी महाराष्ट्र में उन्होंने कर ली, और गोवा में भी वो कवायद चल रही है, 6 विधायकों को तोड़ करके भाजपा में मिलाया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय जनप्रतिनिधियों का जमावड़ा है और जनप्रतिनिधियों के वोट से ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं, कहीं कोई फाइट नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि भाई क्योंकि विपक्ष को राजनीति में रहना है और राजनीति में बने रहने के लिए जरूरी है कि वो मैदान में ताल ठोकते रहें। तो ताल ठोकने के लिए उन्होंने कैंडिडेट अच्छा उतारा है, लेकिन वो कैंडिडेट अपने 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 पर्सनल कैलिबर पर कोई कमाल नहीं दिखा सकता अनटिल अनलेस वोट काउंट्स ना। ठीक, बिल्कुल। और जिस तरीके से एनडीए हर बार इस तरह के कोई फैसले लेती है या फिर इस तरह का कोई नाम आगे रखती है जो राजनीतिक पंडितों तक को चौंका देती है, जो राजनीति की बहुत अच्छी समझ रखते हैं, कहीं ना कहीं वो भी हैरान हो जाते हैं कि इस तरह का नाम तो हमने सोचा भी नहीं था और इस तरह के फैसले एनडीए की तरफ से लिए जाते हैं। बहरहाल, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। तो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के नामांकन के लिए अब दिन कम रह गए हैं और एनडीए और विपक्ष दोनों ने किसी नाम को लेकर खामोशी बरती है। वैसे तो ये अच्छा होता है कि राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति ऐसे पदों पर सत्ता विपक्ष में आम सहमति होती, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प और महत्वपूर्ण रहेगा कि आखिरकार राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब उपराष्ट्रपति के लिए किन नामों का ऐलान पक्ष और विपक्ष की तरफ से रखा जाता है। और चलिए, फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।